कोई प्रार्थना करवाएगा? एक मिनट दीजिए मुझे बस अभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी मेरे साथ में ओम का उच्चारण करेंगे, है ना, 3 बार। और फिर उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी करेंगे सभी। थैंक यू। आंखें बंद करेंगे अपनी और ओम का उच्चारण मेरे साथ। गायत्री मंत्र एक साथ मेरे साथ में, साथ साथ में सभी बोलेंगे। जिसने भी जूते चप्पल पहन रखे हो प्लीज उतारते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री कृष्ण। चलिए क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं बताइए। गर्भावस्था कालीन रोग पढ़ रहे थे ना, कहाँ पे थे हम? इसमें कौन से पेज नंबर पे थे बताइए, कौन बताएगा? हमने पढ़ लिया था अभक्षित पदार्थ खाने की इच्छा जो थी, वहां तक हम सभी ने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। उदावर्तन भी पढ़ लिया था, शायद हमें पढ़ना था 21। 21 क्या है? गर्भावस्था में के गर्भावस्था में गर्भ में गर्भाशय में पड़ने से तथा गर्भ के द्वारा ऊपर की ओर पीड़ित वातादि दोष के बढ़ने के कारण खुजली, कंडू या विदा होती है और गर्भाशय से बढ़ने से उदर की त्वचा का तनाव बढ़ता है। इससे उपत्वचा फटती है और उदर पर दरारें बन जाती है। इसको किस कहते हैं? ठीक है ना? अब क्या है, इसमें बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है ये। अब जब वात वगैरह अगर बढ़ रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एकदम से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो गया, बढ़ता जा रहा है। तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी स्केली सी हो जाती है, जैसे कि उसमें स्ट्रेच मार्क्स हो जाना, उसमें स्क्वायर स्क्वायर जैसे बन जाना, और उसमें इचिंग होती है, किसी किसी को दाने भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बहुत सारी लेडीज की ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे इस तरीके से रैशेज हो गए हैं या दाने हल्के से निकले आए हैं। तो वो अगर वात दोष आपका बढ़ गया है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। त्वचा फट जाती है और उस पर दरारें जैसी भी लाइनें बन जाती हैं। देखो वो बहुत सारी लेडीज को होता है वो पेट के ऊपर। इसको किकिस कहते हैं, ठीक है। प्रथम गर्भावस्था के समय जब ये रेखाएं प्रथम बार बनती है तो इनका वर्ण गुलाबी या बैंगनी होता है, परंतु बाद में श्वेत हो जाता है। अब जो गुलाबी कलर होता है वो एकदम स्टार्टिंग में होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना प्रेगनेंसी का पीरियड, तो लास्ट ट्राइमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते अधिकतर ये पर्पल जैसी बैंगनी जैसी कलर की हो जाते हैं, ठीक है। परंतु बाद में श्वेत हो जाता है, उसके बाद में व्हाइट कलर का हो जाता है, और एक बार बन जाने पर ये कभी मिटती नहीं है। आपने देखा ही होगा, बहुत अधिकतर को होता ही है ये। मैंने जितने बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर आपने पहले ही कोई उपाय कर लिया, बाल बढ़ने दिया, आपने स्किन को स्केली नहीं होने दिया, थोड़ा कुछ एलोवेरा जेल लिया, ऑयल वगैरह उस पर लगाते रहे, आपको कोई उस पर इन्फेक्शन नहीं हो पाया, दाने नहीं हो पाए, तो वो स्किन ठीक रह जाती है। उनके स्ट्रेच मार्क्स बहुत कम होते हैं, नॉमिनल से होते हैं, नीचे नीचे की साइड होते हैं, एकदम पेल्विक तक। कुछ के आपने देखा वो ऊपर तक आ जाते हैं, चेस्ट पार्ट तक उनका आ जाते हैं वो वाले निशान। तो उनका बहुत ज्यादा वात दोष होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
अतः ये गर्भ धारणा का प्रमुख लक्षण भी है। इन्हें ही लीनिया ग्रेविडियम, पेट पे पड़ने वाली श्वेत धारियां, या लीनिया एलिकेंट्स कहते हैं। प्रथम गर्भावस्था में अंतिम 3 मासों में इसकी उत्पत्ति होती है और इसके अतिरिक्त ये रेखाएं जंघाओं पे तथा अधिक होने से स्तनों पर भी बन जाती हैं। कुछ को स्ट्रेच मार्क्स ब्रेस्ट पे भी हो जाते हैं और थाइस पे हो जाते हैं जब मास बढ़ने लगता है गर्भावस्था के दौरान। आखिरी वाला टाइम होता है लास्ट ट्राइमेस्टर, आखिरी के 3 महीने होते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, स्किन स्ट्रेच होती है, खिंचती है ना उस टाइम पे। यद्यपि ये प्राकृतिक घटना है, परंतु दाह और पीड़ा हो तो उपचार आवश्यक है। वैसे तो ये प्राकृतिक है, होना ही होता है, पर अगर आपके जलन ज्यादा है या खुजली ज्यादा है या पेन भी हो रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे नॉर्मल है, पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इन्हें नाखूनों से भी खुजाना नहीं चाहिए। अगर आप नाखूनों से खुजाओगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा प्रॉब्लम उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि उसमें हमें खुजलाना नहीं है। जितना आप उसे करोगे उस जगह से और कट जाएगी स्किन, और ज्यादा निशान बन जाएंगे, क्योंकि एक बार बनने पर मिटती नहीं है, गहरी और विस्तृत होती जाती है। इसलिए हल्के हाथ से या रुई से या मुलायम रुमाल से इसे सहलाना चाहिए। ठीक है, तेल की मालिश या फिर शीत लेप करना चाहिए। इसमें चंदन और खस के कल्प का लेप भी लाभदायक होता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता का तो मेन इसका है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, वैसे भी अंदर से गर्मी बहुत होती है, वात बढ़ रहा होता है, तो खुजली इचिंग वगैरह हमें होने ही लग जाती है। तो आपको करना क्या है कि उसका ध्यान रखना है कि वो कंडीशन ऐसी हो ना पाए कि आप उसको ज्यादा इचिंग करें, रैशेस करें। कोई भी ऐसा मलमल का हल्का पतला कॉटन का कपड़ा या फिर मलमल का एकदम से सॉफ्ट वस्त्र ऐसा हो, कपड़ा ऐसा हो कि उससे आप हल्के से उसको बस केवल पहुंचने जैसे तरह से काम करें, या फिर जैसे उसको थोड़ा सा ऐसा करा और उसको ऐसा रब किया, जैसे ड्राई मसाज करते हैं ना, तो उसमें तो थोड़ा ज्यादा गहरा करते हैं, इसमें हल्के हाथ से प्यार से करना है ना, तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। और खस और चंदन का लेप आराम देता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति क्या है, शीतल प्रकृति है, और वो शीतलता प्रदान करते हैं। तो जो दाह है ना, उसमें थोड़ा सा आराम हमें मिल जाता है। मांसूल और कुटिल शिराएं गर्भाशय, उसके भ्रूण के अभ्यंतर अंग प्रत्यंग, जैसे कुटिल शिराओं के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मांसूल और अंग प्रत्यंग जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्त्री की मांसपेशियों में तनाव भी बढ़ता जाता है। खिंचाव तो बढ़ता ही है अगर मांसपेशियां बढ़ रही है तो स्त्री से चलने की विधि सीधी तनी हुई होती है। इसके कारण मांसों में खिंचाव बढ़ता है और दर्द होता है। अब वो स्ट्रेच तो हो ही जाता है ना एकदम से। आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी कैसे चलती है, ये चीज थोड़ा पीछे चला जाता है, पेट थोड़ा सा आगे हो जाता है, क्योंकि वो बढ़ तो रहा ही है, तो थोड़ी सी और स्ट्रेट रहते हैं उसको कंफर्टेबल अपने आप को फील कराने के लिए। ठीक है, तो जो स्ट्रेच हो रहा है ना, बॉडी जो स्ट्रेच हो रही है, मांसपेशी खिंच रही है, तो उससे भी तनाव एक उत्पन्न होता है। वो वाली तनाव की यहाँ पे बात हो रही है। और कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दर्द भी होता है। इसी के कारण अधोशाखा और भक्ति शिराएं फूल जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं। ऐसा प्राय कभी तभी होता है जब इस व्याधि की पूर्व प्रवृत्ति होती है। इससे पहले भी ये विकार रहने की स्थिति कष्टदायक होती है, तो ऐसे शीघ्र चिकित्सा करा लेनी चाहिए। तो अगर आपको इस तरह से पेन हो रहा है स्ट्रेचिंग के कारण और खिंचाव से तनाव उत्पन्न हो गया, उस तनाव से पेन हो रहा है, तो उसका पहले ही ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। इससे प्रसव में कठिनाई हो सकती है। पानी बेटा मैं शुरू देते हैं क्लास में। पूर्ण विश्राम के साथ ही चिकित्सा व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिए। पूर्व गर्भ विक्षेप या गर्भाधानक आग प्रथम गर्भधारणा के समय ये पाया जाता है। इसके प्रमुख लक्षण है शोथ, रक्त भार में वृद्धि, रक्त भार में वृद्धि, मूत्र में एल्बुमिन आना, एल्बुमिन सर है ना, एल्बुमिन नहीं आता, एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन आना, जो कि गर्भधारणा के 27 सप्ताह के बाद ही होता है, परंतु कई बार यह स्थिति 20 से 24 सप्ताह के पश्चात ही पाई जाती है। इसे एक्लैम्पशिया कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम शोध मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, जो स्त्री मुख्य हाथ, उदर भाग और संपूर्ण शरीर में हो जाता है। इसके बाद रक्त भार मतलब हाइपरटेंशन जो होती है ना, रक्त भार हाइपरटेंशन को बोला गया है। यह और मूत्र एल्बुमिन की परीक्षा में इसकी निश्चित स्थिति ज्ञान हो जाती है। पता चल जाता है कि जब हम यूरिन टेस्ट कराते हैं ना, तो एल्बुमिन और शुगर्स में कितना आ रहा है। इसीलिए बार बार हर बार जब प्रेग्नेंट लेडी जाती है ना टेस्ट कराने के लिए, तो ये उसका टेस्ट एल्बुमिन और शुगर तो जरूर ही किया जाता है कि ये बढ़ तो नहीं रहा है कहीं।
इसके पूर्वकालीन लक्षणों में शिरशूल, वमन, आंखों के आगे अंधेरापन छाना और लक्षणों के साथ कुछ भी गर्भपातनिक लक्षण स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है। अब इसमें सर में दर्द हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, आंखों में दर्द है, आंखों के आगे अंधेरापन छा गया है, इसके जैसे चल रहे हैं, चलते चलते एकदम से कुछ भी नहीं दिखा, एकदम ब्लैक हो गया, ये वाली कंडीशन। कुछ लोग गिर भी जाते हैं, पर सब लोग नहीं गिरते हैं, पर अंधेरा अधिकतर लोगों के सामने, जैसे जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनकी हो जाता है। इस पे सर्वप्रथम पूर्ण विश्राम अति आवश्यक है। विश्राम तो जो गर्भावस्था वाला टाइम है ना, उसमें जरूरी है ही, पर इतना नहीं, हद से ज्यादा विश्राम किसी में नहीं। ये मैंने पहले भी बताया था कि हद से ज्यादा विश्राम नहीं करना है, वो बाकी की सारी कंडीशंस को खराब कर देता है। रक्तभार और मूत्र परीक्षण कराकर शीघ्र चिकित्सा करानी चाहिए। ठीक है, आप बीपी ले लो और उसके बाद में उसका यूरिन का टेस्ट करवा लो कि उसका एल्बुमिन शुगर वगैरह कितना आ रहा है, उसके बाद में उसकी चिकित्सा स्टार्ट कर दो। आहार में नियमन कराना चाहिए, कोष्ठ शुद्धि तथा ब्लड प्रेशर कम करने के उपाय के आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। अंदर से सारी क्लींजिंग करो उसकी, और उसके ब्लड प्रेशर को कम करने का उपाय करो, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता गया तो क्या होगा, आगे जब डिलीवरी होगी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। गर्भाविक्षेप और या फिर एक्लेम्शिया, ये पूर्व गर्भ वेक्षक की बड़ी हुई अवस्था है। इसमें मूर्छा या बेहोशी के वेग आते हैं, कि अगर आपको जो इसकी की जो कंडीशन है उसकी ये है कि उसके अंदर एकदम से मूर्छा छा जाएगी, मतलब बेहोशी हो गए, होश ही नहीं है आपको। ठीक है, और इसके वेग आते हैं, जैसे कि एकदम से आया अटैक की तरह, जोर से एकदम से, है ना, और बस आप गिर गए, आपको होश ही नहीं है कि हुआ क्या था, क्या करना, कुछ हुआ नहीं, बस एकदम से चक्कर आया और आप गिर गए। सामान्यतः ये बीमारी गर्भावस्था के मध्य में शुरू होती है, प्रसव काल के समीप आते आते अधिक तीव्र रूप में हो जाती है। सर्वप्रथम गर्भ स्त्रियों में यह अधिकतर मिलता है, गर्भ स्त्रियों में, और यह यमल गर्भ स्थिति में मिलती है। इस रोग में अपस्मार के समान के वेग से आते हैं, जिसमें वेग की 3 अवस्थाएं हैं, लगभग फिट्स की तरह आती है ये कंडीशन। ठीक है, मध्य भाग में, मतलब जो सेकंड ट्राइमेस्टर है हमारा, मींस अपना थर्ड के बाद, फोर्थ फिफ्थ सिक्स से स्टार्ट होती है, और फिर 7 के बाद में ये बढ़ती जाती है, 7 8 9 में बहुत ज्यादा हो जाती है, और एकदम से ऐसे होता है जैसे इनको अटैक्स आ रहे हों। प्रथम अवस्था क्या है, पलके तेजी से फड़कना और श्वास तेज चलना। जो इसकी अवस्था है उसमें बताया जा रहा है कि जैसे वेग आने वाला है, मतलब जैसे ही अटैक आने वाला है तो क्या कंडीशन होगी, तब ये कंडीशन होगी कि सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हमारी, आंखें तेजी से, बहुत तेजी से झपक रही, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ठीक है, उसके बाद में श्वास का तेज हो जाना, एकदम से आप बहुत जल्दी 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 सांस लेने लग जाते हैं। द्वितीय अवस्था है श्वासावरोध की प्रतीति। तृतीय अवस्था है आक्षेप होकर मूर्छित हो जाना, कि बस एकदम से चक्कर आया और आप गिर गए। वेग काल प्राय 10-12 मिनट का होता है, यह भयंकर दशा होती है और इसमें कई बार स्त्री की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि ये सच में खतरनाक है। अगर इस तरह से किसी को भी हो रहा है, एक बार हुआ तो कोई बात नहीं, पर अगर जैसे ही सेकंड बार हो तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाओ, दिखाओ कि कंडीशन क्या है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका इवन डेथ तक हो जाती है, फीटस भी डेथ हो जाता है कई बार इस कंडीशन में। इसकी चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्वप्रथम आवेगों को रोकना चाहिए, स्त्री को अंधेरे कमरे में रखना चाहिए कई बार, क्योंकि प्रकाश की तेज किरणें भी आक्षेपण कर देते हैं। यदि पूर्व अंधेरे कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, तेज रोशनी से भी ये सारी कंडीशन आ जाती है। यदि पूर्व गर्भाशय हो तो प्रारंभ में ही चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए। यदि एल्बुमिन मूत्र परीक्षण में आए तो शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। अब अगर एल्बुमिन आ रहा है आपके ब्लड के अंदर, आपके यूरिन टेस्ट के अंदर, तो फिर आपको तुरंत इसको रोकने के लिए मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तो उसके लिए हमें करना चाहिए, ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए, रक्त परीक्षण तथा शोध का उपचार करना चाहिए। अगर स्थिति गंभीर हो तो पूर्व प्रसव ही करा देना चाहिए। पूर्व प्रसव, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है 7 मंथ में डिलीवरी है, 8 में है, इस तरह से हो जाता है।
ठीक है ना, तो वो करवा देना ज्यादा बेटर होता है। इन व्याधियों के अतिरिक्त गर्भवती स्त्री में ज्वर, प्रवाहिका, अतिसार आदि यदि कदाचित हो जाए तो लक्षणिक चिकित्सा न करें। अगर कोई भी डिजीज आता है तो ये तो सब सारी ही चीजों के लिए है कि अगर प्रेगनेंसी है तो आप उसके लक्षणों की चिकित्सा मत करो, क्योंकि क्या हो रहा है वो पता होना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, यही है डायग्नोज करना आपका, कि आप ये देखें कि क्या चिकित्सा हमें करनी है। हम हर चीज के आप चिकित्सा नहीं कर सकते, आपके नहीं समझ में आ रहा है, आपसे नहीं डायग्नोज हो रहा है, अगर ऐसी सच कंडीशन है तो तुरंत रन टू द हॉस्पिटल, वहां भागो आप, ताकि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो कि मिस हैपनिंग कोई भी इस तरीके से हो जाए। चिकित्सक से परामर्श के बाद ही रोगोपचार करें। यदि इसके अतिरिक्त गर्भवती स्त्री के कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द या पैरों में दर्द होता है तो स्वाभाविक रूप से गर्भाशय के दबाव के कारण ही होता है। ये तो लगभग सभी को होता है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा। अतः इन लक्षणों के मिलने पर गंभीर स्वरूप ना हो तो विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है कि चल नहीं पा रही हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर कोई विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। गर्भवती की व्याधियों की चिकित्सा मृदु, मधुर, शीतल, सुखकर और सुकुमार प्रकृति के उपायों के द्वारा करनी चाहिए। मतलब हर चीज सॉफ्ट रूप में हमें उसके साथ करना है, बहुत शीतल प्रवृत्ति उसकी रख करके, क्योंकि वात ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बॉडी में गर्मी ऑलरेडी है, दो है, एक की सारी चीजें नहीं है, तो हमें दो जानवरों का ख्याल रखते हुए हमें उस हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल और सॉफ्ट थेरेपीज जो है उनके द्वारा इसकी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिए। जब तक नितांत आवश्यक ना हो तब तक रेचक वामक औषधि नहीं देनी है। रेचक वामक क्या, पेट साफ करने की, और वामक मीन्स उल्टी के लिए, वमन के लिए जो हम देते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि गर्भवती स्त्री की तुलना में भरे हुए तेल पात्र से की जाती है। जिस प्रकार तेल से भरे हुए बर्तन पर जरा सा भी आघात लगे तो तेल को गिरा देता है, उसी प्रकार गर्भवती स्त्री के उपचार करते हुए अल्प आघात भी गर्भ को शुद्ध कर देता है। इस अब उन्होंने कंपैरिजन किससे करके दिखाया, आप एक तेल का पात्र ऊपर तक भर दिया, उसको हल्का सा भी टच करोगे तो तेल फैल ही जाएगा। ठीक है ना, तो हमें वो सारी सिचुएशन देख करके काम करना है। ठीक है, कि अगर उसकी जो कंडीशन है वो उसी से कंपेयर करी जा रही है, कि अगर उसको थोड़ा सा भी किसी भी तरीके का आघात लगता है, मानसिक है, शारीरिक है, तो वो बच्चे के लिए हानिकारक है, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, सप्तम अध्याय में आ गए हैं, मासानुमासिक गर्भाधारण, गर्भिणी परिचर्चा के हर मंथ वाइज क्या हम उसके बारे में है वो जानेंगे इस सारी चीज के अंदर। गर्भिणी स्वास्थ्य की देखरेख निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यथासंभव प्रसव के समय कोई विशेष कठिनाई न हो, इसलिए जो गर्भवती स्त्री है उसकी देखभाल करी जाती है। एनीमिया आदि के कारण गर्भिणी की मृत्यु न हो। एनीमिया मतलब खून की कमी, जो अधिकतर औरतों में इस टाइम पे हो जाती है, उस चीज को भी ध्यान में रखना। गर्भ में किसी प्रकार की प्रकृति ना हो, और गर्भवती माता पेट में या प्रसव के समय या बाद में बच्चे की मृत्यु या माँ की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मतलब जच्चा बच्चा स्वस्थ रखने वाली स्थिति, एक लाइन में इसका बता दिया मैंने आपको। ठीक है, माता को अपने तथा अपने बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा का साधारण ज्ञान हो सके। गर्भिणी की चिकित्सक या प्रसव संबंधी चिकित्सालय के पास जाकर अपनी परीक्षा और नवजात शिशु की परीक्षा कराने का महत्व ज्ञात हो, कि उसको अपना भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना, और जो नवजात शिशु है इसको बहुत ज्यादा रखना है। श्रेष्ठ संतान पैदा करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वे अहित आहार और विहारों को परित्याग करें और अपने प्रवृत्ति को साधुव्रति रखते हुए पथ्य आहार व्यवहार बतलाए जाए उसका आचरण करें। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि जो अपथ्य और ये सारी चीजें खा लेते हैं, क्या क्या चीजें, चौक है, मिट्टी है, ये सब कुछ उल्टा सीधा खाना किस कमी से होता है, और इनको खाने से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उन सब चीजों का हम ध्यान रखते हुए उन सब चीजों का यूज नहीं करें। ठीक है, गर्भिणी प्रथम दिन से लेकर प्रतिदिन प्रसन्नचित्त रहे, पवित्र रहे, मलिन, विकृत और हीन शरीरों को स्पर्श न करे। ठीक है, उससे क्या है, आपका एनर्जी खुद का भी लॉस होता है। आप नेगेटिव बंदे से मिलोगे तो क्या होगा, आपकी खुद नेगेटिव हो जाओगे, है ना।
तो विचार जिसके मलिन हो उनसे भी नहीं मिलना है, और जो गंदे हो उनसे भी नहीं मिलना है। गंदे से क्यों? आपको इन्फेक्शन हो सकता है। विचार मलिन से क्या होगा? आप खुद नेगेटिव हो सकते हो। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा प्रसन्नचित रहना। हम कहते हैं एनवायरमेंट अच्छा रखो ताकि वो खुश रहे। असाधारण वेगों को मन, वाणी तथा अंतःकरण से त्याग दें। बेमतलब की चीजें जो आपके जैसे इमोशनल बैलेंस रखना अपने आप को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इमोशनल बैलेंस रख पा रहे हो तो आप अपने आप को प्रसन्नचित भी रख पाओगे, ठीक है। गर्भवती की इच्छा उत्पन्न हो तो उसे पूर्ति करनी चाहिए, परंतु गर्भ को नुकसान न पहुंचाने वाले पदार्थ ही देने चाहिए उसे। अत्यंत भारी, उष्ण, तीक्ष्ण, दारुण चेष्टाएं नहीं, उनको नहीं हमें फॉलो करना है। मतलब अगर उसको कोई ऐसी चीज खाने की इच्छा हो रही है जिससे उसको शरीर को और उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता, वो दो। पर अगर वो कोई ऐसी चीज मांग रही है कि जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, जैसे वो कह रहे चौक खाने की इच्छा है, मिट्टी खाने की इच्छा है, कुछ बाहर का इस तरह की चीज खाने की इच्छा है जो बच्चे को नुकसान कर सकती है, अल्कोहल वगैरह की कोई इच्छा है, तो ये सब ऐसी चीजें नहीं हमें उसको देनी, ठीक है। गर्भिणी स्त्रियों के रोगों में प्राय मृदुवीर्य, मधुर, शीतल, सुकुमार औषध, आहार विहार और उपचार से चिकित्सा करनी चाहिए। मासानुमासिक आहार विहार किस तरीके का होना चाहिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। सुनो आप सब। गर्भिणी को गर्भ का प्रथम मास के अंदर गर्भ का संदेह होते ही बिना देर किए ठंडे दूध की उचित मात्रा समय समय पर सेवन शुरू कर देना चाहिए, और प्रातः और सायं तक भोजन का सेवन या फिर मधुर, शीत और तरल आहार का सेवन करना चाहिए, ठीक है। क्या खाना फर्स्ट मंथ में ये बता रहे हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार 12 रात्रियों तक शाल पड़ने और पलाश के से शुद्ध दूध से उत्पन्न हुए घी का सेवन करें, और उसके अनुपान से स्वर्ण और चांदी की उपस्थिति में खौलाए हुए जल को ठंडा करके पीना चाहिए। अब देखो आजकल तो नहीं है कि सोना और चांदी डाल करके जल, सोने का नहीं पी सकते पर चांदी का पी सकते हैं। ये सब क्या इम्यूनिटी बूस्ट करती है, हमारे अंदर से ताकत लाती है हमको। और सोना जो है ना, वो जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना औरतों के, तो जब इस तरीके की परेशानी आती है तो हम वो देते हैं, स्वर्ण जड़ित, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म, उसके अंदर चांदी का कुछ अंश वगैरह ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, है ना, मेडिसिन के अंदर। तो ऐसा वाला जब जल भी आप खौला के पीते तो उसका अंश भी हमारे अंदर जाता है, तो वो भी औषधि की तरह ही काम करता है। 5वें मास तक गर्भिणी को दोषोत्पादक आहार विहार और का विशेषतः त्याग करना चाहिए, ठीक है। अब 5वें महीने तक उल्टा सीधा खान पान और आहार विहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। द्वितीय मास में क्या है, मधुर औषधियों से सिद्ध खीर का सेवन करना है आपको, ठीक है। औषधि क्या है, खीर को जब हम बनाते हैं ना, अगर वो गाय के दूध की खीर बन रही है आपकी, और उसके अंदर आप मिश्री डाल रहे हैं, सारे मेवे डाल रहे हैं, और अच्छे से धीरे धीरे वो पक रही है, तो वो खुद ही एक औषधि की तरह काम करती है, अमृत तुल्य बताया गया है उसको, ठीक है। उसका सेवन करना, क्योंकि वो पुष्टिवर्धक होती है, ताकत देती है वो हमारे शरीर को, तो उसको भी हमें करना चाहिए। शीत और द्रव्य प्राय अन्न का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसमें मधुर, तृतीय मास में क्या है, मधु घृत मिलाकर खीर का सेवन करें। शीत द्रव्य प्राय आहार और दूध के साथ साठी चावल का भात देना चाहिए। इन सबसे क्या होता है कि दूध बार बार क्यों बताया जा रहा है, आप ही सोचो। दूध इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दूध अगर आप उसके साथ ले रहे हो तो आपके मतलब आपको कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होगी ना, बच्चे को होगी। और मिल्क क्या है, मिल्क इज ए कम्फूड, कि दूध अगर पी लिया आपने तो सब चीज की पूर्ति आपकी बॉडी के अंदर लगभग कर देता है, क्योंकि बच्चा बच्चा भी तो केवल दूध ही पीता है और उसको सारे पोषण तत्व मिलते हैं, और उसकी कितना जल्दी बढ़ता है वो बच्चा, सोचा आपने। तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए चतुर्थ मास में क्या लेना, दूध और मक्खन का सेवन, हृदय अन्न, और कुछ लोगों के मत से दही और साठी का भात पथ्य है, ठीक है, खा सकते हैं आप। पंचम मास में क्या करना, दूध और कृत मिश्रित आहार, साठी का भात और दूध देना चाहिए। षष्टम में क्या है, मधुर औषधि के साथ सिद्ध किए हुए दूध, घृत और गोक्षुर से सिद्ध किए हुए घृत की का मात्रा के अनुसार पिलाना है, या फिर यवायु को खिलाना, या फिर यवायु का साठी का भात खिलाना। ये सब है ना मेडिसिनल चीजें हैं, तो समझ में नहीं आएंगे आपके, गूगल करना, आज आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज होती है। पर एक चीज आप अगर नोट कर रहे हो तो अभी तक छठा मास आ गया और हम हर मास में क्या दे रहे हैं, दूध जरूर दे रहे हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो, कि दूध तो देना ही देना है।
हमें सप्तम मास में क्या करना है, इसमें छठे मास के अनुसार ही सेवन करना है और पृथक करनी से सिद्ध घी का प्रयोग करना है हमें। अष्टम मास में गर्भवती को दूध के बनाए हुए बगायु को घी मिलाकर सेवन करना है और स्निग्ध ये वायु का सेवन करना है। अब इसमें स्निग्ध वाली जो पोर्शन है और घी जो बार बार बता रहे हैं 7वें महीने से, तो 7th मंथ से घी ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब सिद्ध घी तो सब लोग नहीं देते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह ही इसको ज्यादा यूज करते हैं सिद्ध घी को। वो देते हैं अपने जो भी पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनके। पर आप गाय का घी, जो शुद्ध गाय का घी है, वो आप दे सकते हो गर्भिणी को 7वें महीने से, और वो बहुत फायदा करता है। और स्निग्ध होना बहुत जरूरी है, चिकनापन अंदर से उसकी क्लिनजिंग कर रहा है, पुष्टि दे रहा है, और जिस टाइम डिलीवरी होगी उस टाइम बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो घी जरूर देना है। नवम मास में क्या करना है हमको, इसमें गर्भिणी का अनुवासन मधुर औषधियों से सिद्ध तेल के द्वारा करना चाहिए। तो हर जगह ये सिद्ध तेल से, इसमें क्या है कि सिद्ध का मतलब ये होता है किसी के अंदर कोई सी जड़ी बूटी डाल के या किसी के अंदर कोई चीज ऐसी डाल के जो सब औषधीय गुण रखते हैं उनको डाल के वो पकाया जाता है। सबके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, उससे वो सिद्ध हो जाता है। मतलब अगर आपने आंवलाकृत घी है या ब्राह्मीकृत घी है, तो ब्राह्मी डाल के उसको पकाया गया है, तब वो उसके अंदर ब्राह्मी के सारे गुण आ गए, औषधीय गुण, और फिर उसको आपने यूज करा तो आपने घी का भी आपको पोषण मिल रहा है, साथ में आपको ब्राह्मी का भी मिल रहा है। तो ये डबल मतलब एनहेंस हो गई दोनों की पावर। ठीक है, और उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम उसको उस तरीके से यूज करने को मैं बता रही हूँ। पर ये चीजें सिद्ध करके तेल वगैरह हम लोग खुद भी तो बनाते हैं, वो तो सिद्ध तेल होता है। जैसे आप जो लहसुन का तेल बना रहे हैं, मालिश के लिए बनाते हैं हम लोग। अजवाइन और उसका बनाते हैं हम, लहसुन डाल के कान में जो तेल अगर डाला जाता है, तो पहले तो क्या होता था कि हमेशा डाला जाता तो कान की बीमारी होती नहीं थी अधिकतर। पॉल्यूशन, गंदगी, ये सारी चीजें, वैसे पॉल्यूशन पहले था ही नहीं, पर गंदगी वगैरह और अंदर जो कानों में फुंसी वगैरह निकलना करना होता तो नहीं होते थे, और सबको अच्छा सुनाई देता था हमेशा लास्ट तक, एंड तक। पर आजकल तो 30-40 साल में भी पॉल्यूशन का शोर, एक तो शोर का वाला पॉल्यूशन और दूसरा पॉल्यूशन, इन सब चीजों के कारण क्या हो गया है कि हमारे कान के जो फॉलिकल्स होते हैं और जो हम यूज करते हैं वो जो ईयरबड्स वगैरह यूज करते हैं हम बहुत ज्यादा, वो उन्होंने कान की शक्ति खत्म कर दी है, तो हमें कम सुनाई देने लग गया है कंपैरेटिवली पहले के टाइम से। तो आजकल कम सुनाई दे रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि कान के अंदर जो हम तो तेल बनाते हैं और सिद्ध करा हुआ तेल डालते हैं, वो डालना चाहिए कभी कभी, कम से कम महीने में एक बार तो डाल ही लेना चाहिए। वो क्या है, सिद्ध ऑयल हो गया वो, क्योंकि आप उसके अंदर जला रहे हो, उसको पका रहे हो, तो जो तेल के अंदर है ना उसका गुण आ गया। अब लहसुन क्या है, एंटी फंगल है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाएगा। अजवाइन क्या है, उससे खुजली होगी और दाने निकलने वाली प्रोसेस है वो नहीं होगा, साथ में सर्दी से भी बचाएगा। कान सुन्न हो जाते हैं, दर्द होने लग जाता है कान में, बच्चा रो रहा है, तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना तेल जब हम डालते हैं, कर्ण पारण बोलते हैं हम इसको, अगर वो डालते हैं तो बहुत फायदा करता है। तो वो भी क्या है, सिद्ध ऑयल है, इसलिए बताया है ये मैंने आपको, है ना। तो सिद्ध ऑयल इस तरीके से, सिद्ध ऑयल और सिद्ध चीजें, तो वो कई घंटे बनते हैं, धीरे 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 धीमे आंच पे। ये नहीं कि आपने तेल रखा, बहुत तेज गरम किया, उसमें लहसुन डाल दिया, वो डाल दिया, वो जल गया, उसमें गुण नहीं आएंगे, बस हल्की सी खुशबू आएगी। पर वो ही आपने रखा सिम करके, उसके अंदर डाला, और वो धीमे 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 जब आधा घंटे पौन घंटा चल रहा है और तेल भी कम हो गया, और जो वो है लहसुन वगैरह भी आपका वो गोल्डन से ज्यादा हो गया, ब्राउनिश तरफ पहुंच गया, तो वो सिद्ध हो। ठीक है, इसको बोलते हैं सिद्ध। आगे आ गया हमारा अष्टम अध्याय, वैसे तो 50 हो चुके हैं, पर थोड़ी सी देर और पढ़ लेते हैं। मैम सामान्य सामान्य करके। हाँ मैम जी, कुछ शब्द हैं जिनके बारे में बता दीजिए। जैसे क्या, जैसे गोछुर क्या होता है? गोछुर क्या होता है? गोक्षुर है ना, गोखरू देखा है आपने, गोखरू जानते हैं, इसमें जी जी। कांटे कांटे होते हैं, दो तरह के गोखरू होते हैं, एक बड़ा गोखरू होता है, एक छोटा गोखरू होता है। वो हाँ गोखरू होता है, मूत्रल होता है वो। तो ये यूरिन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत सारी औरतों को होता है ना कि टॉयलेट नहीं आ पा रहा है, तो वो जी गोखरू, अगर 1 चम्मच गोखरू डाल के पानी में बॉईल करके उसका थोड़ा सा पानी अगर पिला दिया जाता है काढ़ा बना के, तो जो जी यूरिन जी। से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है और टॉयलेट नहीं आ पा रहा है, बूंद बूंद आ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसमें ये फायदा करता है। गोक्षरू वो चीज है, गोक्षरू बोलते हैं हम इसको। तो गोक्षरू आदि खुराक आजकल तो बना बनाया मिलता है बाजार में, तो उसको थोड़ा जी। सा डाल के पानी उसके अंदर संभाग मिला करके वो दे दिया जाता है। यूरिक एसिड वगैरह और में, कैरेटिन में भी बहुत फायदा करता है।
जी जी। और दूसरा मैम ये प्रथकपर्णी, क्या है? ग्रत कपाली कहाँ लिखा है? दूसरी लाइन में है नंबर 7 पे। नंबर 7 पे? नंबर 7 पे कहाँ लिखा प्रथकपर्णी, है? प्रथकपर्णी इसमें छठे माह के पृथक अनुसार पढ़नी ही से, सेवन करना। पृथक पढ़नी, हाँ ये देखो ना, ये अलग अलग चीज है। अब ये जी जी आयुर्वेदिक वाली थोड़ी सी लाइन आ गई है ना? जी तो जी उससे सिद्ध करेगा घी। अब ये नहीं मिलेंगे आपको ये चीजें। ये तो आयुर्वेद वाले पहले बनाते थे, आजकल तो बहुत सारे सिद्ध घी बने बनाए आते हैं। जैसे कि त्रिफला अधिकृत घी आता है, कि अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द है, तो वो हम त्रिफलाकृत घी बना बनाया आता है, उसको दे देते हैं बने हुए। आजकल ये चीजें नहीं बना जाती हैं, ठीक है ना? हाँ तो, हाँ तो ये घी बिल्कुल। मतलब किन चीजों से बनाया इसीलिए जाता मैंने होगा? बताया कि जो पृथक पर्णी घी है ना, सिद्ध घी, इसकी हाँ जगह आप यूज करो बेटा थोड़ा धीरे, ठीक है? आप थोड़ा सा यूज करो उसको, गाय के घी को, वो ज्यादा बेनिफिशियल आवाज नहीं आ रही। है। एक आप मिनट। आप फिर से बोलिए। अब आ रही है आवाज? जी मैम, आ रही है, आ रही है। इसलिए मैंने कहा कि इन सब घी का आप चक्कर में नहीं पड़ो। गाय का जी जो घी होता है बहुत शुद्ध होता है, और गाय का घी 7वें महीने से देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जी वो सभी लोगों के लिए अच्छा है। अब इस सिद्ध घी में किसी चीज में कोई सा सिद्ध घी दिया जाता है, किसी चीज में कोई सा सिद्ध घी दिया जाता है, सब में अलग अलग सिद्ध घी दिए जाते हैं। तो इनसे हमें ना, आप कंफ्यूज मत करो अपने आप को, है ना? जी घी देना है, गाय का घी देना है। और वो अगर देसी गाय हो तो बहुत बढ़िया है। जो वो जर्सी वाली गाय वगैरह होती है ना, वो ना हो। जी देसी गाय का घी हो, देसी कैसी भी गाय हो, चाहे वो फिर राठी वो वैसी वाली हो। राठी गाय तो बोलते हैं मैम, हाँ जी, राठी गाय बोलते हैं मैम। हाँ हाँ, वो वाली गाय वगैरह है तो आप इसकी घर वाली जो अपनी गाय होती है गांव में, जो छोटी छोटी सी गाय है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता है उनका, उन देसी गायों का घी अगर सेवन करेंगे, दूध अगर सेवन करेंगे, तो बच्चा पुष्ट भी होता है, खुद भी पुष्ट रहते हैं, हम अच्छे रहते हैं, ताकतवर मतलब, और हष्ट पुष्ट रहेंगे, बीमारी नहीं होगी। इसके साथ में मेंटल क्लैरिटी उसको बहुत ज्यादा होगी, उसका दिमाग अच्छा चलेगा, डिसीजन पावर अच्छा होगा, क्विक, आपको हाजिर जवाब बोलते हैं जिसको, वैसा होगा बच्चा, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं जो गाय का घी और गाय का दूध यूज करने वाले लोगों के अंदर होती हैं, ठीक है? ये वाली, इसलिए ठीक है? नवम मास का हो गया ना, आगे करें क्या? नहीं करें, 52 हो गया। चलो जी थोड़ा सा बता देती हूँ सामान्य असामान्य गर्भ के बारे में, फिर बाकी कर लेंगे। अब आपका बस है ना 2 ही क्लासेस का लगभग रह गया है, हमारी 2 क्लासेस और होंगी और हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज होगी तो आप लोग बता दीजिएगा मेरे को, हम देख लेंगे उसको। वैसे तो आप सबको समझ में आ रहा है ना, सारी चीज समझ में आ रही है ना? ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है, पर मंथ वाइज इसलिए दिया गया है इसके अंदर कि हर महीने का एक अपना अलग टाइम होता है, उसमें जो गर्भ में शिशु बढ़ रहा है उसका हर चीज का बनने का अपना अपना मंथ होता है। इस मंथ में ये वाले ऑर्गन बन गए, इसमें ये बन गए, इसमें अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो महीने का पथ्य आहार बताया गया है, तो खाने में एक चीज बराबर नोटिस करो, पूरे 9 महीने एक चीज पूरे 9 महीने में है, वो क्या है? दूध, है ना? तो जो मिल्क है, एक तो वो कंप्लीट फूड है, और अगर अच्छा दूध मिल जाता है, क्योंकि डेयरी के दूध के अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं लेनी चाहिए, तो आजकल वाले दूध के से, बेशक वो गाय वाला जो होगा आपको थोड़ा बहुत पानी मिला के दे देगा, आप जाके लेके आना प्रेफर करो। भैंस का दूध अगर जाके लेके आ रहे हो, प्रेफर कर रहे हो, तो वो ज्यादा बढ़िया है। डेयरी वाले दूध से थोड़ा बचाव ही अच्छा है, उससे तो हम ना पिए तो बेटर है। पर उसके साथ में हम ऐसी अच्छी चीजें, खाने पीने की ऐसी चीजें, और हर जगह घी जो बताया जा रहा है वो क्यों है? क्योंकि शुष्क नहीं होना चाहिए बॉडी, अगर खुश्क हो जाएगी अंदर से भी, बाहर से स्किन की बात नहीं हो रही, अंदर से स्नेहन होना चाहिए। स्नेहन मीन्स अंदर से चिकनापन, अंदर से फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो अंदर से जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना, जो अंदर से स्नेहन हम कर रहे हैं घी दे के, उससे क्या होगा? मांसपेशी और मसल्स क्या होते हैं? लचीले बनते हैं, ठीक है? तो जिस टाइम प्रसव होता है ना, उस टाइम की पीड़ा कम हो जाती है। आप देखते होंगे कि पहले के टाइम में क्या होता है, इजीली डिलीवरी हो जाती थी, घर पे हो जाती थी, नॉर्मल हो जाती। आजकल क्या होता है, घी तो क्योंकि खाते नहीं है हम, बस प्रेग्नेंट हो गए तो हम चटखारे मारते हैं, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। तो इसमें लिखा है कि वो चीज जो नुकसान ना करे गर्भिणी को,
और उसके बच्चे को वो चीज दो खाने के लिए, तो उससे मैं- इसको फायदा होगा। और नहीं तो जी मैम नारियल का दूध या मूंगफली का दूध बेक करके वो दे सकते हैं? हाँ, वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। नारियल का तो सबसे उत्तम है, नारियल पानी भी बहुत बढ़िया रहता है देना गर्भिणी को, ठीक है। जी। बस टाइमिंग ये है कि सुबह ही दो नारियल का दूध या नारियल का पानी दे रहे हैं तो हमें वो 2-3 बजे के बाद नहीं देना होता है, जी ठीक है। हाँ, बस उसका ये टाइम है। बाकी बादाम वाला भी जैसे दूध हम बनाते हैं तो बादाम वाला दूध भी हम दे सकते हैं। बादाम भिगो दिया आपने उसके अंदर और उसका फिर मिल्क जो बना देते हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। पर कोई भी चीज इनमें एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। गाय का दूध तो आप दिन में 2 बार 3 बार पी लोगे तो भी इतना नुकसान नहीं करेगा आपको, पर बाकी की चीजें अगर हम उसे थोड़ा क्वांटिटी कम लेकर के ही यूज कर सकते हैं, ताकत वाइज वो अच्छी है। तो क्या हमें भक्ष्य अभक्ष्य खाना है, वो सारी चीजें हमारे ऊपर है, उससे बच्चे को नुकसान होता है। इसमें बार बार बताया कि सुसंतति के लिए जो चाहते हैं हम, उसके लिए ये सारे रूल्स फॉलो करने के बारे में जो 7th लेसन है, चैप्टर है हमारा, बस केवल इसी के ऊपर है, क्या खाओ। अब इसमें यहाँ केवल खाने की बात नहीं करिए, इसमें आप क्या देखो, आप क्या पढ़ो, आपके कैसे विचार रहे, आप कैसे प्रसन्न चित्त रहो। अब जो ये लाइन थी ना जिसमें प्रसन्न चित्त रहे, पवित्र रहे, मलिन विकृत और हीन शरीरों का स्पर्श न करें, इसमें बहुत कुछ आ गया। अब जब ये सारी चीजें लिख रहे थे, ये सारी चीजें थी, तो उस टाइम लैपटॉप, कंप्यूटर, स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें नहीं थी, टीवी, वेब सीरीज वगैरह नहीं थी। तो पहले क्या होता था, जैसे गर्भवती हुई आप तो आपको क्या, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान के सत्संग सुनो, अच्छे काम करो। तो उन सब सुनने के पीछे रीजन क्या है कि आप एक अच्छे चरित्र का बखान कर रहे हो या सुन रहे हो या उसको पढ़ रहे हो। तो जब हम पढ़ते हैं तो इमेजिनेशन बढ़ जाती है, तो हम ऐसा देखते भी हैं, पढ़ते पढ़ते हम अपने माइंड में उस चीज को देखते भी हैं, तो हम उस तरीके के बच्चे को गढ़ते हैं अपने अंदर। पर अगर आप देख रहे हो वेब सीरीज, आप देख रहे हो मारकाट, आप देख रहे हो लड़ाई, आप देख रहे हो हिंसा, तो वो भी आपने खाया, आंखों के द्वारा उसको भक्षण किया, उसको अपथ्य को ग्रहण किया। अब आपका बच्चा कैसा होगा? अब आपका बच्चा होगा लड़ाई करने वाला। अब आप पबजी खेल रहे हो तो आपका बच्चा कैसा होगा? फोन का एडिक्ट, प्लस साथ में उसको लड़ाई पहले से ही आई, मारकाट मुझे कैसे करनी। जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो, जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, जो उसको पढ़ाना चाहते हो, वो पढ़ो, वो देखो, वो करो, वो खाओ, तब फिर आप उस हिसाब से सुसंतति का विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है। अष्टम अध्याय में हम कल करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, कल नहीं मतलब नेक्स्ट वाले में, सिर्फ हमारे 2 क्लासेस के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा ये। किसी को भी कोई भी परेशानी हो ना तो अपना सारा पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि आप उसी के बीच में पूछ भी लो, ठीक है। कुछ और बताओ, कुछ और रह गया हो, पूछना हो तो बता दीजिए नहीं मैम। जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं नहीं मैम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो फिर आप कर ले, शांति पाठ कर लेते हैं क्योंकि 58 हो गए हैं। फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ के आना क्योंकि बहुत इजी है, फटाफट फटाफट से ये हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम हमको नहीं लगने वाला है। इसमें आगे बस यही है कि कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे खाना पीना है, वो सब के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। चलो शांति पाठ करते हैं, सभी कमर गर्दन वापस से सीधी करेंगे, मेरे साथ में शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। सभी को एक बार प्रणाम, पढ़ के आना कल परसों सब लोग, ठीक है। और जो भी कुछ क्वेश्चंस हो तो अपने नोट बना लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा अपनी डायरीज के अंदर, ताकि आप पूछ लो, और वैसे भी ग्रुप में या फिर कहीं हम पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी और इश्यू हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रणाम, धन्यवाद।